आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेंडर, ट्राइब और कास्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनकी हिस्ट्री कैसी रही तो चलिए देखेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, फॉलो करो, फॉलो नहीं कर रहे हो। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां से पीडीएफ लो, अभी लो। अब हिस्टोरियोग्राफी हम देखते हैं। पहले तो कास्ट की बात करते हैं। देखो, कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में आपको कास्ट बहुत ही आसानी से मिलेंगे। अब आपको पता ही है कि कास्ट, ट्राइबल और जेंडर, हालांकि ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों का इतिहास अलग है। पहले कास्ट और ट्राइब्स को एक ही माना जाता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ना 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 ना, कास्ट अलग है, ट्राइब अलग है, इनके कल्चर्स अलग हैं। हालांकि यहां पे कास्ट कल्चर, तो कास्ट का क्या मतलब, अलग अलग कास्ट के अलग अलग कल्चर्स होते हैं, लेकिन ट्राइब्स और कास्ट अलग है। बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का आज भी, और हिस्ट्री भी। अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो कास्ट सोसाइटी के ट्राइबल से डिफरेंट थे। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ट्राइब्स को यहां पे एबोरिजिनल, आदिवासी बोला जाता है। आदिवासी को एबोरिजिनल बोला जाता है। अमेरिका में पहले एबोरिजिनीज थे, आदिवासी थे। ऑस्ट्रेलिया में भी जब कॉलोनीज ने अमेरिका पे कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया पे, तो इन सारे आदिवासी की जमीनें छीन ली ना, और इन सबको साइड में कर दिया। बहुत दिक्कत की, आज भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मतलब ये है, बहुत सारे ट्राइब्स में आपको काफी जबरदस्त मेथड्स मिलेंगे। भले ही आपको सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं मिले, लेकिन आपको ट्राइब्स में वुमेन्स के राइट्स मिलेंगे। जितनी आदमियों को ताकत होती है, उतनी ही औरतों को भी ताकत दी गई। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ट्राइब्स में, बहुत सारी ट्राइब्स में नहीं होता। तो इंडियन सोसाइटी को जब भी हम स्टडी करते हैं, तो जेंडर, कास्ट एंड ट्राइब को हमेशा लेते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, तो दलित्स और अनटचेबल्स, देखिए हमारे यहां वर्ण सिस्टम तो है ही, वेदों में भी इसका मतलब, सब में इसका जिक्र मिलता है। सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये शूद्र जो थे, बाद में इनको अनटचेबल्स और दलित्स बोला गया। और ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स बने। आप समझ रहे हैं इनकी कंडीशन कैसी थी? इस पे बहुत सारी हिस्टोरिकल इंक्वायरीज हुई। ट्राइब्स को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में हम देखते हैं, वहां पे को छोड़ के ज्यादा ट्राइब्स को, हालांकि ट्राइबल मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। जब कॉलोनीज ने इन पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाया, तो ये ट्राइब्स खड़ी हो गई। आपने संथाल रिबेलियन सुना होगा, जो कि झारखंड से आते हैं, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं कास्ट की डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ कास्ट। देखो, कॉलोनियल ब्रिटिश, ये जो कास्ट वर्ड है ना, ये ई होगा, आई एम सॉरी, ये जो कास्ट वर्ड है, मैंने यार एक मिनट रुक जाओ, हाँ नहीं, यहां पे ई लिखा है। तो ये जो कास्ट वर्ड है ना, ये बेसिकली कॉलोनियल है। कास्ट, पता, कास्ट वर्ड लिया कहां से गया है? कास्ट वर्ड पोर्तुगीज वर्ड से लिया गया है, कास्टा। पोर्तुगीज जो थे, वो सोशल इंस्टीट्यूशन को, ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन को कास्टा बोलते थे। तो वहां से पुर्तगाली है ये कास्ट, जो है कास्टा से लिया गया। कास्टा वर्ड ही पुर्तगाली है। तो ये एक्चुअली में कॉलोनियल वर्ड है। समझ गए? ये 19th सेंचुरी में हुआ, जब ब्रिटिश कॉलोनीज, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने वो कंसेप्ट ऑफ कास्ट लेके आए। देखो, एक चीज आप समझो, अगर आप कहीं पे कब्जा करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो वहां की सोसाइटी को समझोगे, क्योंकि सोसाइटी जैसी होगी उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। अब ब्रिटिश जब यहां पे आए, तो देखो यार, 150-200 साल का इनका जो रूल था ना, वो बिना भारतीयों के पूरा नहीं हुआ है। इंडियंस ने इनको सपोर्ट किया। अब कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि ये समझ गए थे, इन्होंने तुरंत आते वक्त, अब लोग क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। इन्होंने क्या किया? लड़ाई झगड़ा ज्यादा की ही नहीं, इन्होंने सबसे पहले कास्ट, जेंडर को समझ लिया। यहां पे कास्ट का क्या इशू है, जेंडर का क्या इशू है ट्राइब्स का क्या इशू है। इन शॉर्ट, इन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझ लिया। तो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए सबसे पहले इन्होंने कास्ट को समझना शुरू किया। समझे? तो इसमें आप एक जरूर एक यहां पे रेफरेंस दीजिएगा कि अगर हम कास्ट की बात करें, तो उसमें पोर्तुगीज ट्रैवलोग, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे ना भारत में, द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा, DUARTE BARBOSA, an account of the countries bordering on the Indian Ocean and their inhabitants, written by
DURATE, बारबोसा, इसकी स्पेलिंग मैंने बता दी है। 1518 में इसको कंप्लीट किया। और एमएल डेम्स की, मतलब इसको एमएल डेम्स ने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ये पहला वर्ग था जिसने कास्ट को छुआ। लेकिन सबसे पहला वर्ग जो बहुत ही ब्रॉड वर्ग था वो फ्रेंच मिशनरी एबे डुबोइस, ABBEDUBOIS, ये हम देखते हैं कि इन्होंने पूरा किया, ठीक है। मतलब फर्स्ट जो जिसने कास्ट सिस्टम को कंसीव किया। 1816 में डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड देयर इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एंड इविल, इसको ट्रांसलेट किया हेनरी के ब्यूचैम्प ने एज हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज, ठीक है। इसने कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया को बताया बहुत अच्छे से। और ये लिखते हैं कि मैं यहां के सिस्टम से बहुत ज्यादा परसुएड हो गया हूं, क्योंकि कास्ट सिस्टम ने इंडिया को बचा के रखा है। किससे? बार्बरिज्म से। अगर यहां पे कास्ट का डिवीजन नहीं होता तो यहां पे भी बहुत हत्याकांड होता, दिक्कतें होती, लेकिन ये जो डिवीजन है इसने बचा के रखा। कैसे बचा के रखा है? जिसका काम उसी को साझे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। बाकी देशों में ऐसा नहीं था, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो बेसिकली कास्ट जो है ना, ये एक तरीके से कॉलोनी से आया है, यहां से डिस्कवरी हुई है। ओके, हमको कास्ट, इन्होंने सबसे पहले कास्ट को समझा। अब दोस्तों, अब हम आते हैं यहां पे कि ओरिजिन कहां से हुआ। हालांकि देखो, ये सोशल एथनोलॉजी की बात करें, कॉलोनियल सोशल एथनोलॉजी, मतलब कास्ट का ओरिजिन कहां से हुआ, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, ठीक है। लेकिन 1881 में जो सेंसस हुआ, वहां पे ये स्पेक्युलेट किया गया, एक रिपोर्ट निकाली गई 1881 के सेंसस के हिसाब से, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड आउद, इसने ये बोला कि कास्ट एक फ्रोजन ऑक्यूपेशनल सिस्टम है। कास्ट जो है वो एक तरीके से ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जैसे शूद्र हैं, वो सबसे लोअर कास्ट, लोअर काम करेंगे। उसके बाद वैश्य आते हैं, वो बिजनेस में होते हैं और वही काम करेंगे। क्षत्रिय जो होते हैं वो राजा होते हैं, और ब्राह्मण जो होते हैं वो पढ़ाते हैं। तो ये तो ऑक्यूपेशन है ना, दैट इज ऑक्यूपेशनल, ये बताया। तो इसमें रिपोर्ट ऑन द सेंसस ऑफ पंजाब 1883 में पब्लिश की गई। फिर जॉन सी नेस्फील्ड की ब्रीफ व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड आउध, OUDH, लखनऊ। ये ब्रिटिशर जो अवध तो कह नहीं पाते ना, आउद कहते थे, कानपुर को खानपुर कहते थे, इसीलिए ऐसे नाम दिए गए हैं, समझे। तो ये सब दिखाया गया। लेकिन एक ब्रिलियंट बंगाली ऑफिशियल जिनका नाम H राइसली था, वो इन सारी चीजों से डिसएग्री किए और इन्होंने बताया बिल्कुल भी नहीं, कास्ट ऑक्यूपेशनल नहीं, बट इट हैड अ रेशियल ओरिजिन। इन्होंने रेस से आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी यहां पे लगा दी। इन्होंने यह बताया कि कास्ट का बेसिकली रेशियल ओरिजिन है। और यहां पे आर्यन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ है, बेसिकली आर्यन इन्वेजन, हालांकि मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे नहीं मानता, इस पे एक सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, मैं इस पे बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन इन्होंने बताया, अब कॉलोनियस तो मानती है ना, ब्रिटिश ने तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के नाम पे ही रूल किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्यन इन्वेजन थ्योरी का मैं वो लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताया। फिर विलियम क्रूक आए। विलियम क्रूक ने अगेन यहां पे H राइसली की थ्योरी को अगेन डिस्कार्ड किया। देखो, डिबेट है, डिबेट ये है कि क्या कास्ट ऑक्यूपेशनल है, डिस्कवरी ऑफ कास्ट हो रही है ना, या फिर ये रेस है, एथनिक, मतलब यहां से रेस से रिलेटेड है, ठीक है, इसका रेशियल ओरिजिन है। तो एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो रेशियल ओरिजिन है, दूसरा ही ग्रुप कह रहा है कि ये ऑक्यूपेशनल है, ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ज्यादातर का यही मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो ऑक्यूपेशन से ही रिलेटेड है। तो जो भी हो, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, समझ गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कॉलोनियल एथनोलॉजी की। अब ये तो कास्ट की बात हो गई, अब हम कॉलोनियल एथनोलॉजी और ट्राइब्स की बात करते हैं। अब हम ट्राइब्स की बात करेंगे, ठीक है। आदिवासीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, कॉलोनियल स्पेकुलेशन, ये कास्ट सिस्टम का उसने मतलब स्पेकुलेशन तो लगाया था, ठीक है, लेकिन यहां पे इसको ट्राइब से जोड़ के भी देखा गया। लेकिन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डिस्कवर किया कि आदिवासी जो हैं उनका खुद का ही सिस्टम है, मतलब दे हैव देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस, उनका अपना ही सेपरेट एग्जिस्टेंस है। और यहां पे ट्राइब्स जो हैं, ये जितनी भी ट्राइब्स हैं, ये सबसे अलग हैं। ये जंगलों में रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी है। हालांकि सोसाइटी से अलग है, बट स्टिल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं।
यहां पे कॉलोनीज ने ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्राइब्स है भाई देखो, जब ये जंगल में गए तो इनका सामना ट्राइब से हुआ। आज जो झारखंड का एरिया है वहां पे इसको संथाल परागना कहते थे, यहां पे संथाल से रहते थे, ठीक है। तो ये पाया कॉलोनियल अथॉरिटीज ने कि ये पूरी तरीके से जंगल पे डिपेंड होते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और बहुत ही सिंपल बैकवर्ड पीपल थे, लेकिन ये वायलेंस करते थे, हिंसा करते थे। ये अगर इनके ऊपर कोई खतरा होता था तो हिंसा से पीछे नहीं हटते थे ये। सो दे वर प्रोन टू वायलेंस। इनकी कंडीशन वेरी करती थी, लेकिन ज्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती करते थे। अब सबसे पहले अगर अर्ली कॉलोनियल एथनोलॉजी की बात करें, एथनिसिटी की बात करें, तो सबसे पहला काम किया था कॉलोनल ईटी डाल्टन ने, जो छोटा नागपुर कमिश्नर थे। छोटा नागपुर प्लेटो पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, ज्योग्राफी खोल के देखिएगा आपको पता चलेगा। और उन्होंने इस झारखंड के पूरे स्टेट को देखा। सांथल परागना जो उस समय पूरा झारखंड के, मतलब अब आज अगर आप देखें तो खैर पूरा झारखंड एक अलग ही स्टेट है, लेकिन उस समय आज का जो झारखंड एरिया है ना, वहां पे उसको पूरा सांथल परागना बोला जाता था। और यहां पे ट्राइब्स रहते थे, यहां पे बहुत सारे आदिवासी रहते थे। आज भी झारखंड में जंगल है ना, झारखंड छत्तीसगढ़ आपको जंगल ही मिलेगा वहां पे। तो कॉलोनल डाल्टन ने यहां पे हम देखते हैं कि काफी इस पे काम किया, और इनके जो काम थे डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, पॉनियरिंग वर्क था, जिसने पहली बार ट्राइब्स को कैटेगराइज किया। कॉलोनल डाल्टन के बाद आए एक बंगाली जो बिहार में रहते थे। देखिए ये सब बंगाल का पार्ट था ना, तो उस समय ये आए और इनका नाम था शरत चंद्र रॉय, जो कि इसके बाद कमिश्नर बने। और ये भी ट्राइब्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, और इन्होंने और बहुत पढ़ाई की और पूरा बकायदा इस पे वर्क निकाला। काफी इन्होंने छोटा नागपुर में कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, बिहार और उड़ीसा में कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है, संथल परागनास के बारे में इन्होंने पूरा वर्क निकाला। और ये बताया, हालांकि पूरा मैंने बताया ना बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, कि ये एक वाइल्ड प्लेटू है बट यहां पे कास्ट हैं। हालांकि ये कास्ट दे आर नॉट डेवलप्ड इनटू अ प्री डोमिनेंट सोशल सिस्टम। इनका पूरा सिस्टम जो है वो डोमिनेंट नहीं है, जैसे हम जो हैं, हम कहां से चले और बाद में अपने आप को सोसाइटी के रूप में स्टैब्लिश किया। लेकिन आज भी आप ट्राइब्स के बारे में देखेंगे तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी के पार्ट नहीं है, वो अलग है, वो जंगलों में ही रहते हैं और अपने हिसाब से ही काम करते हैं। और हमारा संविधान उनको बहुत ताकत देता है। नॉर्थ ईस्ट में उनको तो बकायदा ऑटोनोमस रीजन बनाए गए हैं, आप समझ रहे हैं। अब कुछ ये जो वाइल्ड ट्राइब्स, दे हैव देयर ओन राजा, इनका अलग ही सिस्टम चलता था, इनके अलग राजा होते थे, इनके अलग चीफ होते थे, है ना। जो इंपॉर्टेंट संथाल परागना की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जो मतलब संथाल जो थे वो संथाल परागना में रिसाइड करते थे। मुंडास थे छोटा नागपुर के। बहुत सारे इसमें दोस्तों इसमें वर्क्स लिखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल ऑफ W हंटर, इन्होंने संथाल के बारे में बताया। उसके बाद द मुंडास एंड देयर कंट्री, ये लिखा गया। तो बहुत सारे जो वर्क्स हैं वो लिखे गए। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं मिलता है, यह बहुत बड़ी बात है। यहां पे बताया है कि जो औरतें हैं उनको भी उतने ही राइट्स थे जितने आदमियों को राइट्स थे। और आज भी आप देखेंगे कि हमारी ट्राइब जो हैं वो हमसे बहुत आगे हैं, जो आदिवासी हैं। सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, जो सोसाइटी का, वो डिफरेंट था। हालांकि डिफरेंट ट्राइब्स में डिफरेंट था, लेकिन फिर भी यहां पे औरतों को ज्यादा अधिकार थे। एक इंस्टीट्यूशन था यहां पे, उसको घोतूल बोला जाता था, GHOTUL, घोतूल। इसमें यह था, इसमें फ्री मिक्सिंग होती थी। यानी कि फ्री मिक्सिंग मतलब क्या हुआ कि एक ट्राइब दूसरी ट्राइब से शादी कर सकता था, और डाइवोर्स बहुत इजी था। वाइफ को अच्छे खासे, जितने हस्बैंड को राइट्स थे उतने ही वाइफ को डाइवोर्स बहुत ही आसानी से मिल जाता था यहां पे, समझ गए। ट्राइबल आपने देखा होगा कि आज भी कल्चरल सॉन्ग में ट्राइबल सॉन्ग गाए जाते हैं। तो एक ट्राइबल सॉन्ग में बाइगा सॉन्ग है, उसमें यह बताया गया है कि कुछ घरों में, इन सम हाउस देयर इज फूड, कुछ घरों में खाना था, कुछ घरों में पैसा था, लेकिन हर हाउस में आपको यूथ एंड डिजायर मिलेगा। तो बहुत सारी ट्राइब्स पे स्टडी हुई है। द अंडमान आइलैंडर ये पब्लिश की गई है, ठीक है। बहुत कुछ इसमें अंडमान में क्या होता था, वहां की ट्राइबल सोसाइटी कैसी थी, वो सब इसमें स्टडी किया गया है। तो ये सारी चीजें। अब दोस्तों ये बताते थे कि जो ट्राइब्स हैं वो प्रोटेस्ट भी करते थे। कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। जब भी इनको डिस्क्रिमिनेट, मार्जिनलाइज किया गया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं
दे वर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कास्ट। बाद में इन्होंने कास्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। टाइम टू टाइम ये लोग लीडरशिप भी देते रहे और मूवमेंट्स भी हुए। इसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क्स लिखे गए हैं, दो इंटरेस्टिंग वर्क्स हैं, जिसमें रोजालिंड ओ हेलनर, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं, रोजालिंड ROSALIND उनका वर्क है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड आइडियोलॉजी, महात्मा ज्योतिराव फुले एंड लो कास्ट प्रोटेस्ट इन 19th सेंचुरी वेस्टर्न इंडिया। और एक शेखर बंदोपाध्याय, बहुत ही कमाल के शेखर बंदोपाध्याय की किताब प्लेसी टू पार्टीशन, तो कमाल की किताब है, वो तो रिकमेंडेड है यूपीएससी के लिए। अगर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल है तो पढ़ के जाइए, हिस्ट्री ऑप्शनल क्या क्या पढ़ना वो मैंने बताया है। तो उनकी किताब है कास्ट प्रोटेस्ट एंड आइडेंटिटी इन कॉलोनियल इंडिया, द नाम शूद्रास ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ये बताया है कि जो ट्राइब्स हैं वो कास्ट में काफी ज्यादा, जो जैसे देखो कास्ट वाले शांत रहते थे, लेकिन ट्राइब जो हैं अगर उनके एरिया में आप ज्यादा जाओगे तो वो प्रोटेस्ट कर देते थे। हालांकि इन दोनों में जेंडर फैक्टर की ज्यादा बात नहीं की है, लेकिन ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की बात करते हैं। महाराष्ट्र और नामशूद्रा मूवमेंट था ना बंगाल में, ठीक है। ये बात करते हैं इसकी कि जब इन लोगों को दबाया गया है, कॉलोनीज ने दबाया है, हाई कास्ट के लोगों ने दबाया, तब इन्होंने विद्रोह छेड़ा है। सोशल रिफॉर्मेशन में नामशूद्रा और नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो महाराष्ट्र में चला, नामशूद्रा बंगाल में चला, इसमें सोशल रिफॉर्म की बात की गई। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि तब भी ये जो मूवमेंट थे, लोएस्ट कास्ट जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थे, उसको इन्होंने मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया था, बट फिर भी ये मूवमेंट था। इसका मतलब ये दिखाता है कि यहां पे जो ट्राइब्स हैं, जो कास्ट हैं, दे वर एक्चुअली वो मूवमेंट करते थे अगर उनका मूड खराब होता था तो। और मूवमेंट मतलब दोनों, लो कास्ट के लोग भी और ट्राइब्स भी, दोनों लोग मूवमेंट करते थे, समझे। और इसमें बहुत सारे वर्क्स हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। B.R. अम्बेडकर तो बाद में लीडर बने, दलित मूवमेंट के B.R. अम्बेडकर तो लीडर बने ना। कांग्रेस को भी तो यही बोला जाता था ना कि यहां पे सब ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, तो कांग्रेस भी ब्राह्मण से ही, ब्राह्मण से डोमिनेट कर रहे कांग्रेस में। तो बकायदा B.R. अम्बेडकर ने एक दलित मूवमेंट, और बाद में अम्बेडकर और गांधी जी में, क्योंकि गांधी जी भी यहां पे, गांधी जी हरिजन कहते थे, और हरिजन इज नॉट अ गुड वर्ड, मतलब आज वो अब सही नहीं है। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली ये रेस जो है वो अम्बेडकर ने ही जीती, ठीक है। तो इस पे काम हुआ और इस पे बहुत कुछ लिखा भी गया। गेल ओमवेट, GAILOMVEDT, उन्होंने लिखा कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, दलित्स एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने ही लिखा, ठीक है। तो बहुत कुछ लिखा गया इस पे। और कई बार मूवमेंट जो होते थे, प्रोटेस्ट जो होते थे, वो वायलेंट हो जाते थे। जैसे ट्राइब्स जो है, मैंने बताया ना, ट्राइबल, ये दे वर नॉट अफ्रेड टू शेड ब्लड, दे वर एक्चुअली ड्राउन्ड इन ब्लड। वो कई बार वायलेंस करते थे और उनको खून खराबे से कोई परहेज नहीं था, लेकिन इसको दबा दिया जाता था। कॉलोनीज इसको दबा देती थी और बहुत ही ब्रूटली दबाती थी, क्योंकि कॉलोनीज जो ब्रिटिश थे, इनको इनके लैंड चाहिए थे, इनको इनका जंगल चाहिए था, जंगल पे इनका अधिकार था। तो कुछ भी होता था, ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। इसमें के.एस. सिंह की एक कमाल की किताब है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, द स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा। जेसी झा ने लिखा है ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब छोटा नागपुर प्लेटू नहीं, सॉरी, ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ छोटा नागपुर। तो कोल रिबेलियन, मुंडा, ये सब हुए हैं। नेकेड नागाज लिखा गया है, हेड हंटर्स ऑफ आसाम इन पीस एंड वॉर। फिर से बता देता हूं, नेकेड नागाज, हेड हंटर्स ऑफ आसाम इन पीस एंड वॉर। तो इन सारी किताबों में हमको देखने को मिलता है कि यहां पे ट्राइब्स जो हैं वो वॉयलेंट हो जाती थी, दे वर प्रोन टू मूवमेंट, समझे, ये चीज है। अब दोस्तों मैं इस लेक्चर को यहां पे कंक्लूड करूंगा। तो आपने देखा कि कास्ट और ट्राइब्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का। सिर्फ हिंदुओं में नहीं, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस में, सब में कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि ट्राइब्स जो है वो कास्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये कंक्लूजन है, ट्राइब्स जो है वो कास्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ट्राइब्स अलग है, कास्ट अलग है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कई बार जो ट्राइब्स के लोग होते थे वो कास्ट में आ जाते थे। नॉन ब्राह्मण्स और दलित मूवमेंट्स हुए, जिसने हिस्टोरियंस का अट्रैक्शन लिया। मैं हिस्टोरियोग्राफी बता रहा हूं, आप लोग इसको लेके चलिएगा। हिस्टोरियोग्राफी अलग होती है कि हम हिस्ट्री कैसे पता लगाते हैं हिस्टोरियोग्राफी से, तो उसमें क्या क्या काम है मैं वो बता रहा हूं, समझ गए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों 2 लेक्चर और बचे हैं, सब ऑल्टर्न हिस्ट्री की हम कल बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।